तो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में, यानी प्रेसिडेंट, जो कि केंद्र सरकार का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये किस भाग में आता है, तो ये भाग 5 में आता है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसके बारे में वर्णित है। यह भारत राज्य का प्रमुख है और भारत का प्रथम नागरिक। इसका अगर निर्वाचन देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा होता है। अब उन सदस्यों में कौन कौन सदस्य इसमें शामिल हैं, तो देखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें हैं, ठीक है। दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें हैं। और तीसरा, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत यानी वरीयता के क्रम के आधार पर इसका निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान के द्वारा। अच्छा, इसके निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेते हैं, तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें पार्ट नहीं लेते। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। तीसरा, राज्य विधान परिषद के सदस्य। और चौथा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। यानी कुल मिला के जितने भी जो मनोनीत सदस्य हैं और विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं और दिल्ली पुडुचेरी इनके जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। जबकि निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं इसके निर्वाचन में, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। ये याद करने योग्य है कि कोई भी सभा अगर विघटित हो गई तो उसके जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल भी मत नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वैध मत होंगे उनका अगर देखा जाए तो मतों का एक निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की जो संख्या होती है उसमें से एक जोड़कर जो प्राप्त संख्या होगी वो भाग देने पर भागफल में भी एक जोड़कर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की अर्हताएँ देखी जाए तो राष्ट्रपति को ये जो आयु होती है वो 35 वर्ष की होती है, ठीक है। तो एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए। दूसरा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ठीक है। तो ये इसकी अर्हताएँ हैं। और भारत का नागरिक हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। एक पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। और 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ अगर हो गया तो उसकी राशि जब्त की जाएगी, ठीक है। जो भी उसने 15,000 रुपये भरे हैं वो राशि जब्त हो जाएगी अगर वो 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ दिलाई जाती है इसको। शर्तें क्या हैं? संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इसको राष्ट्रपति बनना है तो वो संसद के किसी भी सदन का
सदस्य नहीं होगा, लेकिन अर्हताएं में ये बोला गया है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित होना चाहिए। अब इसकी पदावधि देखें यानी कार्यकाल, तो 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि 5 वर्ष होने के बाद जब पुनः निर्वाचन का चले सिस्टम, तो उसे पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। उसी पद पे फिर से वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। अच्छा, त्यागपत्र ऐसे कि उस पर महाभियोग चलाकर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो इसमें संसद के किसी भी सदन में ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें 1/4 सदस्य इनके साइन होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के उसमें साइन होने चाहिए। और तीसरा ये है कि राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस मिलता है। जब भी महाभियोग चलाया जाता है तो 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसमें उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होता है। फिर दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, वे सभी जो मनोनीत सदस्य थे वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये याद करने वाली बात है कि जितने भी लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है वो महाभियोग में भाग नहीं ले सकते, और जिन्होंने भाग नहीं लिया, जितने भी मनोनीत सदस्य थे, चाहे वो दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हों, चाहे वो किसी सदन के, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया है। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग। एक पॉइंट ये है कि यदि राष्ट्रपति पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी कारण से रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना होगा। पद रिक्त पर उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अच्छा, जो कार्यवाहक के रूप में जो उपराष्ट्रपति काम करता है राष्ट्रपति के पद पर, वो राष्ट्रपति के सारे वेतन भत्ते, जितने भी विशेषाधिकार हैं, वो प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो इसकी अगर कार्यकारी शक्तियाँ देखी जाएं तो ये पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उनके वेतन भत्ते का निर्धारण करता है, नियम बनाना जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से काम कर सके। अच्छा, CAG हुआ, UPSC के जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पीएम से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कहना जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो। ठीक है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये इसकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। अब बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ ऐसी कि संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को विघटित करना, ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। विधायी शक्तियों में एक चीज़ ये है कि एक दूसरा पॉइंट के प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ये तीसरा है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद अगर खाली है तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को उस सदन का अध्यक्ष बना सकता है। और 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी करता है।